हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जहां हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना है, उसके मोशन से हमने करंट बनाई है, देन हमने क्या बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ी प्रॉपर्टी हमने कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर स्टडी की है। मतलब सब्सटेंसेस के पास कुछ हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। देन फाइनली हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लासेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज से आप कहां गए थे, इलेक्ट्रिक करंट पर, और देन क्या बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम शुरू करने वाले हैं इसका ठीक रिवर्स। पहले हम लेफ्ट 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 चला करते थे, अब हम राइट 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 फॉर्म में चलने वाले हैं। तो पूरी तरीके से हम हमारे पाथ को चेंज करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देन हम बात करेंगे फैराडेस लॉ पर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे, ये दोनों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है हमारा, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसको आप अच्छे से वॉच करें, क्योंकि यही एक लेक्चर रहेगा जो पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और बात करते हैं सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? हाँ, एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जिनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स छूटा हुआ है वो उसे यहां से कवर कर सकते हैं। जहां आपने मैग्नेटिक का यूज किया है वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है। ठीक है, और फ्लक्स दोनों के लिए सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों में सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है, इसीलिए ये फ्लक्स भी दोनों के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा था, अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो देखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है ये होता है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर, ये वर्ड हमारा बड़ा काम का है यहाँ पर। क्या? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मींस आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है। कहां से? पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से आपको कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होकर जा रही है उसकी यहां पर काउंटिंग करनी है। तो आपके पास मान लीजिए ये एक एरिया है और यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल के ऐसे आ रही होगी, और इस एरिया के अंदर, इस एरिया से लिंक होते हुए या इसको क्रॉस करते हुए, इसको चीरते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलकर जा रही होगी। तो जितनी इस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस निकलकर जा रही है उसकी क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। यहां हम बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कर रहे हैं, इसीलिए फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। पिछली क्लास में हमने इसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। तो देखो बच्चों, किस तरह से फ्लक्स हमारा मिलता है सरफेस। तो इसको डिनोट करने के लिए ना हम एक लेटर यूज किया करेंगे, फाई जहां लिखा रहेगा वो आपका फ्लक्स का एक नोटेशन है, और इसके साथ हमने लगा दिया बी, मतलब ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिलने वाला है? तो पहले हमने लिया एक एरिया, और हम देखते हैं इस एरिया से हमने कुछ मैग्नेटिक लाइंस को ऐसे लिंक करवाते हुए, पास करवाते हुए यहां से गुजार दिया। तो हम देखते हैं कि इसका जो फ्लक्स होगा इस सरफेस का कितना हो गया। मैंने क्या बोला अभी अभी, एक एरिया से लिंक होकर जाने वाली लाइंस को आप क्या कर ले, काउंट कर ले। कितनी लाइंस है यहाँ पर, 1 2 3। तो इस सरफेस से होकर जाने वाला नेट फ्लक्स कितना हो जाता है आपका, 3 हो जाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसी एरिया से हमने क्या किया कि जो फील्ड यहाँ पर 3 लाइंस पास होकर जा रही थी, हमने फील्ड को चेंज किया और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने इंक्रीज किया और फिर से हमने फ्लक्स की काउंटिंग की, कितना फ्लक्स अब हमारे इस एरिया से पास होकर जाने वाला है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, इस एरिया से लिंक होकर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी 5 हो जाती है।
हमने स्ट्रेंथ को थोड़ा और इंक्रीज कर लिया। तो जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो अब फ्लक्स कितना है, फिर से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस समय आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस छोटे से एरिया से होकर जाने वाला, वो फ्लक्स हमारा कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो बच्चों इन तीनों से हमने कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन कहता है कि जो फ्लक्स है हमारे एरिया पर ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। जैसे जैसे आपकी फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी 3 से 5, 5 से 7 बढ़ते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप बी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होते चले जाएगा। तो पहली चीज हो गई इसका फ्लक्स। दूसरा हम ये करते हैं कि हमने फील्ड को सेम रखते हुए एरिया को बढ़ा लिया। अब एरिया इतना बड़ा है तो यहां से होकर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेगी। अब इससे फील्ड लाइंस कितनी हो रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो इस समय इस एरिया का फ्लक्स कितना हो गया, 6। थोड़ा एरिया हमने और बढ़ा लिया, तो जैसे ही एरिया बढ़ाओगे अब फील्ड लाइंस की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, इससे और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसका फ्लक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां जो फ्लक्स मिला आपको वो 9 मिला। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स इंक्रीज होते चले जाएगा। तो फ्लक्स फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट हो गया हमारे किसके, एरिया के। तो दो क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है, एक तो फ्लक्स चेंज हो जाता है चेंज इन इंटेंसिटी के साथ, दूसरा वो एरिया के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है। और तीसरा इफेक्ट हम जानेंगे कि अगर एक एरिया से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से पास करवा दें, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ इस तरह से पास होकर जा रही है। अब इस बी के हम यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाते हैं और एरिया में लगा देते हैं एरिया वेक्टर को। भाई ये लेंथ है ये विड्थ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, सरफेस पर 90 डिग्री, ये ले लीजिए। ये लेंथ है ये विड्थ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, थंब की डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम जहां एरिया की बात करते हैं, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, तो रिजल्ट में हमें इसका एरिया वेक्टर मिलता है और वो इस पर कहाँ होगा, ठीक राइट एंगल पर। सरफेस पर आप 90 डिग्री बना ले, ये आपका क्या होगा इसमें एरिया वेक्टर। तो इस बी के मैं दो कंपोनेंट यहाँ बना रहा हूं, ये अगर एंगल हम थीटा मान ले तो इस बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा आपका बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ बनता है वो कॉस होता है, और दूसरा यहाँ पर कौन बनेगा आपका बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बी साइन थीटा का फ्लक्स को बनाने में कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं है। फ्लक्स आपको किससे मिलेगा, हमको देखना है कि इस सरफेस से कितनी लाइनें लिंक होते हुए यहाँ से जा रही है, तो हमको तो उसी की बात करनी है। एरिया वेक्टर हमारा जिस डायरेक्शन में है बी का आपको वही इफेक्ट लेना है जो ए के साथ उसकी डायरेक्शन में हो। तो इस तरह से बी साइन थीटा का तो कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा फ्लक्स को जनरेट करने में, लेकिन बी कॉस थीटा का रोल होगा हमारे फ्लक्स को जनरेट करने में। तो बच्चों ये एंगल आप जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो इस थीटा के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इन तीनों फॉर्मूला को कंबाइन करते हुए हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, उसके कंपोनेंट बी कॉस थीटा पर, और साथ ही एरिया वेक्टर पर। तो इस तरह से हमको फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू मिल जाता है बी ए कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा यहां पर। अब आप देखें बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट हमको मिल रहा है फाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
फ्लक्स हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया से पास होकर जाने वाली, इसीलिए हमारा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सामने दिख भी रहा है, बी इस वेक्टर है, ए वेक्टर है, लेकिन साथ में क्या लगा, कॉस थीटा। और ये किस में आता है, दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर हो, वहां पर कौन आता है आपका, कॉस थीटा। तो इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म बनाएं तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ई। ओके, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से, खैर फ्लक्स तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको वेक्टर के टर्म्स में हम यहां से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि बी को एरिया से जब हम डॉट में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट में मुझे स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये एक स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो जो फ्लक्स हमारा है वो बी पर, एरिया पर, और कितने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ पास हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से फ्लक्स हमारा बन जाता है बी ए कॉस थीटा। ये हमारा इस यूनिट एरिया से हमने बात की है। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाए किसी सर्कुलर कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पर हमको थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्न की बात भी करनी पड़ती है। तो वहां पर जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स हो जाता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, जहां पर एन कौन है, उस कॉइल के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बदलेंगे तो भी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बी डॉट ए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बी ए कॉस थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी फ्लक्स की। अब फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी यूनिट की। भाई हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें उसकी क्या चाहिए, यूनिट, जो हमको कैलकुलेशन करने में हेल्प करे। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो पहला तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, सीधा सीधा हम टेस्ला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी हमारे पास टेस्ला कार भी आ गई है ना, बड़ी मजेदार है, एक बार सफर जरूर करना। नेक्स्ट एरिया है इसमें, तो एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या बन जाता है, यूनिट। और दूसरा इसका यूनिट हम डायरेक्ट यूज करेंगे वेबर, साइंटिस्ट वेबर के नेम पर बेस्ड है, तो वेबर भी हमारे फ्लक्स को कैलकुलेट करने का ही एक यूनिट है। इसके बहुत सारे यूनिट बन जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के हमने बहुत सारे यूनिट्स पढ़े हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी उसका यूनिट है, तो वो वहां रखेंगे तो एक नया यूनिट फ्लक्स का आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्लियर है आप लोगों का, एक एरिया से लिंक होकर जाने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इनको काउंट कर लें, वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना की ओर। और वो जो फिनोमेना है ये हमको गिवन किया है साइंटिस्ट फेराडे ने। और फेराडे ही ऐसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बेसिस पर आज हम इस प्यारी सी सुंदर सी दुनिया में रात के अंधेरे में अपने आप को देख पा रहे हैं, या अपने भाइयों को देख पा रहे हैं। जो लाइट हमें मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये इंडक्शन के बेस पर मिल रही है, जिसके रूल्स किसने बनाए हैं, साइंटिस्ट फेराडे ने। तो फेराडे ने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे और पता किया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्वायर कर सकते हैं, है ना। जनरली हर एक एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस यूनिवर्स की जो नेट एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं हमको एक फॉर्म को बदलना पड़ेगा एक दूसरे फॉर्म में। तो फेराडे ने भी ऐसा ही कुछ फॉर्म यूज किया और बनाया क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो जो फेराडे ने लॉज गिवन किए हैं जनरली वो हमारे पास दो तरह के लॉस है। तो पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं, देन फेराडे के लॉस पर आते हैं। देखिए बच्चों, तो कहीं पर हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। आप क्रॉस का मतलब जानते होंगे, यहां पर जो हम क्रॉस लगा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कोई जाती हुई चीज,
जब हम जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई जाता हुआ हमको फील होता है, तो उसके पीछे एक क्रॉस लगा रहता है। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, आपकी अंदर की तरफ। अक्सर आपने ये क्रॉस ट्रेन के पीछे लास्ट वाले बॉक्स पर देखे होंगे। अब देखो इनके अंदर ना मैंने एक कॉइल रख दी, एक वायर रख दिया, तो यहाँ इस कॉइल में करंट बनना शुरू हो जाएगी। वो कैसे शुरू होगी, तो यहाँ पर आप ये जो क्रॉस दिख रहे हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या कर दो, वेरिएशन कर दो। इसकी वैल्यू को लगातार क्या करेंगे आप, वेरी। तो इसके वेरिएशन करने से इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाती है, चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके मोशन से क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। तो यहाँ पर फील्ड चेंज करने से क्या बन गई, ईएमएफ बन जाती है। हाँ, अगर आपने फील्ड को चेंज नहीं किया तो किसी भी तरह की ईएमएफ इस सर्कुलर कॉइल के अंदर जनरेट नहीं होने वाली है। दूसरा, अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल है इसके एरिया को चेंज करते जाएं, तो अगर हम कॉइल के एरिया को चेंज करें, कम करें ज्यादा करें, कम करें ज्यादा करें, तो उस सिचुएशन में भी क्या बन सकती है, इसके अंदर ईएमएफ बन सकती है। क्लॉकवाइज बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बात की बात है, हम देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस कॉइल का एरिया इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो इस कॉइल के अंदर हमको ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हुई यहाँ पर मिल जाती है। तो दो काम कर सकते हैं, पहला आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। आप इसके एरिया को चेंज करें तो भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाती है। और इसका तीसरा इफेक्ट, और तीसरा इफेक्ट ये कहता है कि अगर इसी फील्ड के अंदर इस कॉइल को हम बार बार घुमाना शुरू कर दें, तो मोशन ऑफ कॉइल, उससे भी यहां क्या बनेगी, इस कॉइल के अंदर ये फील्ड करंट बनना शुरू हो जाएगी। यहां हमने क्या किया था, बी चेंज, यहां हमने इस कॉइल का क्या किया, एरिया चेंज, और तीसरे में हमने क्या कर दिए, कॉइल के मोशन स्टार्ट करा दिए। तो भी क्या बन गई आपकी, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट फेराडे ने करके देखे कि क्या नया चेंजेस हमें मिल सकता है। तो इन्होंने जनरली जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक कॉइल लिया, ये कोई कॉइल है, और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जी लगा देते हैं, जो करंट को सेंस कर सकता है। अब गैल्वेनोमीटर की स्पेशलिटी है कि ये दोनों डायरेक्शन की करंट को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। अब क्या किया, एक मैग्नेट लिया हमने, और इस मैग्नेट को हमने यहां रख दिया। इसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। तो इस मैग्नेट को यहां हमने रख दिया। अब भाई हम सब जानते हैं कि जो मैग्नेट हमारा है ये अपनी फील्ड बनाता है, अपनी स्पेस बनाता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां बन रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बन रही होगी। ओके, तो कंडीशन नंबर हम फर्स्ट लेकर चलते हैं। इस मैग्नेट को जब हमने यहां पे रखा है, मतलब अभी कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, सो इस मैग्नेट को हमने जब इसके पास लाके ऐसे खड़ा कर दिया, रख दिया, तो जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो हम इस कॉइल में, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर फ्लो होने वाली नेट करंट भी हमारी कितनी है, 0 है। कब हुआ ये, जब मैग्नेट इस कॉइल के पास में बस जनरली रखा है, स्टेशनरी कंडीशन में है, कोई भी मोशन नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो रही है, 0 हो रही है। देन अब हमने क्या किया, इसकी मोशन स्टार्ट कर दी। तो इस मैग्नेट को हम लेकर चलते हैं किधर, कॉइल की तरफ। ओके, सो मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स कॉइल, कॉइल की तरफ इसको लेकर जाते हैं। भैया मैग्नेट यहां खड़ा था, आपकी कॉइल यहां खड़ी थी, इस समय फ्लक्स इस पे लिंक हो रहा था, ये 2 लाइंस लिंक होकर जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कितना हुआ, 2।
अब आप इस मैग्नेट को जैसे जैसे इसकी नियर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 से 4 होगी, 4 से 6 होगी, 6 से 8 होगी, 8 से 10 होगी। तो जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम चलाते हुए इस कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं, मैं कॉइल खड़ी है, मैग्नेट को हम दौड़ाते भगाते हुए कहाँ ला रहे हैं, इस कॉइल की तरफ ऐसे पास में लाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को पास में लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस कॉइल से जो ये फ्लक्स लिंक हो रहा है इसकी क्वांटिटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 ही लाइन लिंक हो रही थी, पास में आए तो 4 लाइन लिंक हो गई, और पास में आए तो 8 लाइन लिंक हो गई, और पास में आए तो क्या लाइन हो गई, 10 हो गई। मतलब जैसे जैसे उस मैग्नेट को हम भगाते हुए कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे इस कॉइल से फ्लक्स का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो भैया जैसे ही मैग्नेट को यहां लाता हूं ये फ्लक्स इस कॉइल के अंदर कुछ चेंजेस करवाना चाहता है। अब कॉइल के अंदर होता है इनर्शिया, वो नहीं चाहती है कि मैग्नेट उसके अंदर क्या करे, कोई चेंज करवाए। अब भैया हमको कोई बोल दे कि यार भैया जा मेरे लिए ग्लास पानी लेके आ, और हमको पानी नहीं लाना है, हमारे अंदर इनर्शिया है, नेचर है, हम क्यों लाएं तेरे लिए पानी, तो क्या करेंगे, हम उसको अपोज करेंगे, जा नहीं लाना पानी मेरे को, तो वैसा ही कुछ काम करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक जो कॉइल हमारी है ये भी यहाँ ऐसा ही कुछ करने वाली है। तो मैग्नेट जब उसमें कुछ चेंज करवाना चाहता है तो ये कॉइल नहीं चाहती है कि मैं अपने अंदर कोई चेंज करने दूं, तो इसे इसका अपोज करना है, और अपोज करने के लिए इस कॉइल को अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। कोई भी कॉन्टेक्ट इन दो के बीच नहीं है, विदाउट कॉन्टेक्ट इस कॉइल को इस मैग्नेट के अपने पास आने का अपोज करना है। और उस अपोज करने के लिए ये भी क्या करेगी, अपनी एक फील्ड बनाएगी, क्योंकि बिना कांटेक्ट के अगर किसी को पुश करना है तो वो एक मात्र हमारे पास रास्ता है फील्ड जनरेट करना। तो ये कॉइल क्या करती है, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और इस एन को इसके पास आने से रोकती है। अब भी इसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, दो केस में बन सकती है, या तो कोई परमानेंट सब्सटेंस आपके पास हो जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड रखता हो, और दूसरा किसी मेटल में करंट को फ्लो करवा दो तो भी क्या बन जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पास परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं जो अपनी फील्ड क्या कर लेगी, ये यहाँ जनरेट कर लेती है। तो इसके पास दूसरा और लास्ट रास्ता ये बचता है कि ये कॉइल अपने चार्जेस को यहां से रन करवाती है। जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगा ये अपने चार्जेस को रन करवाएगी, और इस तरह से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर इसकी जो नीडल पहले 0 पर खड़ी थी, ये जो 0 दिखा रही थी, अब तुरंत क्या दिखाना शुरू कर देगी, ये करंट दिखाना आपको शुरू कर देती। तो यहां से करंट चलती है, इस तरफ आती है, ये ऐसे घूमती है, और इस सर्किट में देखो सर्किट कंप्लीट है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या हो गई, यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने, ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा वर्क है जो एक चार्ज को पूरे कंप्लीट साइकिल में क्या करता है, रन करवाता है। इसी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां भी क्या हो रहा है, जैसे ही मैग्नेट इसके नियर लेकर आते हैं आप, उस समय ये अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को दौड़ाती है, यहां से ले जाती है, गैल्वेनोमीटर में जाएगी, करंट बताएगा आपका गैल्वेनोमीटर, देन वो इलेक्ट्रिक चार्ज रन करते हुए वापस अपनी उसी पोजीशन पर फिर से पहुंचता है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल है, और एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। कब जनरेट हुआ ये, जब आपने इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ चलाया। तो जितना जितना पास लाते जाएंगे ये उतना उतना अपोज करना चाहेगी, और उतने ही फास्ट ये अपने चार्जेस को यहां पर क्या करेगी, रन करवाती है। तो इस समय आपको इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं मिलेगी, कम से कम कुछ ना कुछ करंट यहां पर क्या हो रही है, आपकी फ्लो हो रही है। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक करंट 0 था क्योंकि मैग्नेट रुका हुआ था। सेकंड केस में आपने क्या करवाया, इसका मोशन, और मोशन होने से हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर हमको कुछ करंट मिल जाती है। ये आई करंट हमारे इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होना शुरू हो गई।
फिर हमने क्या किया, पास लाते 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 इतना पास ले आए कि थोड़ी दूर हमने लाके रोक लिया। टच नहीं करवाना हमें, कहाँ रोकना है, इसको थोड़ी दूर रोकना है। तो जैसे ही थोड़ी दूर आप वापस रोकते हैं, केस नंबर थर्ड, मोशन क्या हो गए, स्टॉप। और मोशन जैसे ही स्टॉप होंगे, इस कॉइल को अब किसी का अपोज नहीं करना। जब अपोज ही नहीं करना है तो काहे का मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाना है तो क्यों बेवजह ये अपने चार्जेस को यहाँ पर रन करवाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर करंट भी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पास आ गया है हमारा मैग्नेट, हमने इसको लाके यहां पर रख दिया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको वापस दूर लेकर जाते हैं। अब इसको पास से दूर ले जा रहे हैं। अब ये पास खड़ा था तो ऐसी जितनी सारी लाइनें क्या हो रही है, इस कॉइल से लिंक हो रही है। ठीक है, अब आप मैग्नेट को यहां से दूर ले जा रहे हो आप, तो जैसे ही आप दूर ले जाने की कोशिश करोगे, ये फिर क्योंकि अब दूर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और ये कॉइल नहीं चाहती है कि जो फ्लक्स बढ़ चुका है वो वापस से क्या हो, डिक्रीज हो। तो इसे फिर से इसका अपोज करना है, मतलब दूर जाने का भी ये कॉइल क्या कर रही है, यहाँ पर अपोज करती है। तो इस समय ये कॉइल अपने चार्ज को इस तरह से रन करवाएगी कि इस एन को पकड़ सके। तो इस समय ये अपने चार्ज को ऐसी उल्टी डायरेक्शन में रन करवाएगी, और यहां से हम देखेंगे अब गैल्वेनोमीटर की नीडल ठीक उल्टी डायरेक्शन में आपको क्या बताएगी, यहाँ पर करंट बताती है। तो ये उल्टी डायरेक्शन में आपकी करंट यहाँ से इस कंप्लीट साइकिल के अंदर फिर से क्या हो जाएगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो केस नंबर 4 पर आते हैं हम, और जब मैग्नेट हमारा मूव अवे यहां से दूर जा रहा होगा, उस समय फिर से आपको क्या मिलेगी, कुछ इलेक्ट्रिक करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मिल रही है। देन दूर ले गए हम, और दूर ले जाकर हमने फिर से उसको रोक दिया। तो हम फिर से देखते हैं, रोकने पर इसको किसी को नहीं रोकना, किसी को पकड़ना ही नहीं यहां से, तो फिर से इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली कंडीशन जब मैग्नेट स्टॉप था, आपका तीसरा कंडीशन मैग्नेट स्टॉप, और पांचवा कंडीशन इसमें भी मैग्नेट स्टॉप है। तो आपको 2 ऐसे मात्र केस मिल रहे हैं जहां पर मोशन हो रही है, चाहे वो पास आ रहा हो, चाहे यहां से वो दूर जा रहा हो। तो पास आने से या दूर जाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिलेटिव मोशन हो रही है। तो मैग्नेट और कॉइल इन दोनों के बीच में आपने क्या करवा दी, एक रिलेटिव मोशन, और इस रिलेटिव मोशन होने के दौरान इस कॉइल में ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बच्चों एक कंक्लूजन हम लोग यहां से निकालते हैं, और वो कंक्लूजन ये कहता है कि जब जब आप मैग्नेट को चलाएंगे कॉइल की तरफ, मींस रिलेटिव मोशन करवाएंगे, उस केस में क्या बनेगी, करंट। बाकी जब जब आप स्टॉप कर देंगे, करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक है, चाहे आप मैग्नेट को दूर पास ले जाए, चाहे मैग्नेट को स्टॉप करके कॉइल को उसकी नियर या फार अवे लेके जाए, तो भी रिलेटिव मोशन आएगी, या आप दोनों को एक साथ क्या कर दें, चला दें, तो दोनों केसेस में क्या होगी, ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाती है हमारे कॉइल में। जब तक आप वर्क करते रहेंगे तब तक आपको ये इंड्यूस ईएमएफ उस कॉइल के अंदर मिलती रहेगी। आपने वर्क करना स्टॉप किया, आपको ईएमएफ मिलना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इन कंक्लूजन्स के बेसिस पर फैराडे ने हमारे 2 लॉ बनाए हैं, जिसके पहले लॉ की हम लोग बात करते हैं कि जब जब कॉइल के और मैग्नेट के बीच एक रिलेटिव मोशन होगी, तब तब इलेक्ट्रिक करंट, जब जब रिलेटिव मोशन होगी तब तब क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, इंड्यूस ईएमएफ हमको मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ कहता है whenever there is a change in magnetic flux linked with coil, लिंक होना जरूरी है, जो लिंक नहीं हो रहा है वो फ्लक्स, वो ईएमएफ नहीं बनाएगा। एन ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल, तो कॉइल के अंदर वो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। इफ सर्किट इज कंप्लीट, अगर आपका सर्किट कंप्लीट कर दिया है आपने, ये सारा फर्स्ट एंड लास्ट एंड सब कंप्लीट, तो अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस करंट इज
फ्लोइंग, आपका सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ हमारा फर्स्ट रूल, जब जब रिलेटिव मोशन हुई तब तब ईएमएफ बनी, जब सर्किट कंप्लीट है तो वही ईएमएफ हमारी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर देगी। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। डन। चलिए बच्चों दूसरा रूल पर हम लोग आते हैं। अब हम दूसरा रूल ये देखते हैं कि जो फ्लक्स का हम लोग ने यहाँ चेंज करवाया है, इसने ईएमएफ बनाया है, ये जो ईएमएफ बन रहा है आप कितनी देर तक फ्लक्स का चेंज करवाएंगे, जितनी देर तक ये रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स आपको मिलेगा उतनी देर तक हमारे सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। तो फैराडे लॉ भी, सेकंड लॉ भी हमारा इसी से रिलेटेड है और वो कहता है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने का रेट लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, और डायरेक्ट वाली चीजें क्या होती है, डायरेक्ट का मतलब होता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है, दोनों का साथ साथ रिलेशन यहां हमें मिलता है टू ईएमएफ। अब रेट ऑफ चेंज इन ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज इन ईएमएफ ये ले लिया हमने डी फाई बाय डी टी। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनेट हो गया है, ये ईएमएफ के, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू डी फाई बाय डी टी। चलिए इसी को हम प्रूफ करते हैं। सो लेट इनिशियल फ्लक्स linked to coil is phi 1. So after टाइम, इनिशियल टाइम हमारा कितना ले लें हम, टी ले लें इन टी, आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी, थोड़ा सा टाइम में हमने क्या कर दिया चेंज, तो टी प्लस डेल टी, फाइनल फ्लक्स इज फाई 2। इनिशियली जब टाइम टी था फ्लक्स फाई 1 था, और जब टाइम टी प्लस डेल टी हो गया है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई 2। सो चेंज इन फ्लक्स आएगा, ये चेंज इन फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाइनल में आप क्या कर लो माइनस इनिशियल को, और चेंज इन टाइम कितना मिलेगा हमको, चेंज इन टाइम टी प्लस डेल टी, माइनस कर दें हम किसको, इनिशियल टाइम को, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको डेल टी, और इसको हम लिखेंगे चेंज इन फ्लक्स डेल फाई। ठीक है, चलिए इसी का यूज करते हैं बाय फैराडेस लॉ। और फैराडेस लॉ हमें कहता है ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के, डेल फाई बाय डेल टी। ओके, सो दिस ईएमएफ ई इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे हम यहां से, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम लगाएंगे माइनस के, और ये हो जाएगा डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब जो माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि कॉइल अपोज करना चाहती है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसलिए हमने यहां पर यूज किया है। और जो के है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमने यूज की है, और इसका वैल्यू एसआई सिस्टम में 1 कर लेते हैं हम, के इक्वल टू 1। तो ईएमएफ हमको मिला माइनस डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, यहां पर अगर हम ले लें डेल टी टेंडिंग टू 0, डेल टी टाइम इंटरवल के साथ बहुत शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि 0 को अप्रोच करता है, 0 नहीं 0 को अप्रोच करता है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू, हम इसमें लगा देते हैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, और ये हो गया आपका फ्लक्स डेल फाई बाय डेल टी। तो ये जो ईएमएफ है माइनस, अब इस पूरे पार्ट को हम लिखते हैं डी फाई बाय डी टी। ये वैल्यू, ये रिलेशन आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गिवन कर देगा, ये आपको एक एवरेज ईएमएफ शो करता है। तो ये हो गया हमारा फैराडेस सेकंड लॉ, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी।
अगर यहाँ फ्लक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका एक नया रिलेशन मिल जाएगा हमको, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की जगह हम रख सकते हैं बी ए, सो ई इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी बी अपॉन क्या कर सकते हो आप डी टी, ये भी इसका फॉर्मूला है। अगर किसी कॉइल के लिए यूज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे, तो इसमें हम एन और लगा देंगे, ये डी बी अपॉन क्या मिल जाएगा आपको डी टी। ये सारे हमारे ईएमएफ को कैलकुलेट करने के ही कुछ रिजल्ट्स है। ओके, जनरली तो आपसे अगर डेरिवेशनल पार्ट पूछता है तो यहीं तक हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये फैराडे के हमारे दो लॉ थे, फर्स्ट चेंज इन फ्लक्स जब करोगे ईएमएफ बनेगा, और दूसरा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लाओगे तो क्या बनेगा ईएमएफ बन जाता है। ठीक है, ये थे हमारे फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉस। चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ सिंगल सर्कुलर लूप हैज रेडियस r इज इक्वल टू, रेडियस गिवन कर रखा है 5 सेंटीमीटर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.20 टेस्ला इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, कोई लूप होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। देन कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, आपको फाई फाइंड करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स फाई का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कितना, नंबर ऑफ टर्न तो यहां पर उसने बात की नहीं है, फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो जो फ्लक्स हमारा है एंगल की बात नहीं की है, तो ये हो जाता है बी डॉट ए। देखो परपेंडिकुलर लूप ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, तो परपेंडिकुलर के केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 0 डिग्री। एरिया वेक्टर इस कॉइल का इस तरफ और बी भी इस तरफ, तो थीटा कितना हो गया 0। तो ये फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारा है बी ए कॉस थीटा, यहां लगा देते हैं इसको, बी है 0.20 टेस्ला इंटू एरिया कितना है, एरिया तो कॉइल की बात चल रही है तो पाई आर स्क्वायर कर लें इसको हम, और कॉस थीटा में 0 डिग्री, सो 0.2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सो 5 इंटू 10⁻⁻2 और फिर से 5 इंटू 10⁻⁻2, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 की पावर को तो कलेक्ट कर लिया हमने 10⁻⁻4, अब इस 3.14 को आप अप्रोक्सीमेट 3 ले लो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 0.6, चलो नहीं लेते एक साथ ही कर लेते हैं, ये हो गया 628 मीन्स 6.28, जब आप 3.14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये मिल जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 25 है यहाँ पर, 5 5 जा 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एट जा कितना हो जाएगा हमारा 200, 20 कैरी आ गए, 25 टू जा 50 और 20 70, 70 से फिर कितना आ गया हमारा 0 7 कैरी, ओके, और 25 6 जा 150, तो 150 और 7 157, और पॉइंट लगा देंगे हम कितने डिजिट के बाद, अच्छा यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो पॉइंट यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद आएगी। ये जो आंसर आया था 0.628, ये 2 डिजिट इसका और एक ये 3 डिजिट, तो 0.628 होगा। अब 3 डिजिट यूज करनी है 1 2 3, तो ये आ गया फ्लक्स आपका 15.7 इंटू 10⁻⁻4 वेबर, ओके, दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं n इज इक्वल टू 50 एंड रेडियस आपको गिवन है यहाँ पर कितना 3 सेंटीमीटर, इज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, अब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ रहा है, तो स्टार्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ पर है B1 वो है 0.80 टेस्ला, और फॉल्स होके वो कितनी हो जाती है 0.10 टेस्ला, फॉल हो चुकी है तो 0.10 टेस्ला इन टाइम t इज इक्वल टू 0.20 सेकंड्स।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने बनाया माइनस ये डेल फाई बाय डेल टी, ये यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फॉल हो रही है, तो डिफरेंस इन फ्लक्स हमको मिल जाएगा। सो E इज इक्वल टू माइनस, और इस डेल फाई को हम लिख सकते हैं डेल बी इंटू एरिया डिवाइड बाय डेल टी, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न की बात हो रही है तो इसमें n और लगा देते हैं यहाँ पर हम n। EMF इक्वल टू माइनस n, n कितने हैं अपने पास 50 टर्न्स। अच्छा इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया माइनस n इंटू ए इंटू डेल बी, एरिया यहाँ पर रख देते हैं हम पाई आर स्क्वायर इंटू डेल बी अपॉन डेल टी। तो n नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए 50, फिर कौन आ रहा पाई, तो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, मीटर लगाते नहीं यहाँ पर, बस ये लिख दो, और साथ ही इसका स्क्वायर है ये स्क्वायर इंटू डेल बी। डेल बी देखो कैसे निकलेगा, 80 से आप माइनस कर लेंगे इसको 0.10 को, तो डिफरेंस इन डेल बी हमें मिल जाता है 0.80 माइनस 0.10, तो ये मिल जाएगा 0.70 ही ले लें, ये मिल गया हमको 0.7 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है हमें 20 सेकंड, सॉरी 0.2 सेकंड, 0.2 ले लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर लेते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट चला गया यहाँ से, 2 से हमने कैंसिल किया 50 को, तो ये 25 रह जाता है, ओके, और बाकी का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, देखो ईएमएफ माइनस ये 9 है, 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 63, ये आ गया हमारे पास 63, और 63 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर लें, 14 को छोड़ दें, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये हमें मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई कर ले हम किससे 25 से, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 25 9 जा 225, 22 कैरी मिलेंगे हम लोग को, 28 जा 200 और 222, तो ये फिर से कितना मिलेगा हमें 5 8 जा 200 और 200 में प्लस करेंगे तो 22, 2 आगे कैरी 22 कैरी बचे हैं, 25 और 2 कितने हो गए 47। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला फाइनली वो मिला 4725, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो 10 का पावर है ये है -4, अगर आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो EMF इक्वल टू माइनस, ये हमको मिल जाएगा 0.4725 वोल्ट। EMF को कैलकुलेट करने का जो यूनिट है वो है वोल्ट, ठीक है क्लियर। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास EMF, इतना EMF बनेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, चेंज नहीं होता तो EMF भी नहीं बनता। नेक्स्ट है फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स आपको गिवन है 2t³ प्लस 3t प्लस 4 वेबर, ओके, इन t सेकंड। फाइंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF, इंस्टेंटेनियस EMF आपको फाइंड करना है, टाइम दे रखा है आपको t इक्वल टू 0 1 और 2 सेकंड्स में, 3 टाइम दे रखे हैं अलग अलग आपको, 0 1 और 2 सेकंड्स में आपको EMF बतानी है। सो इंस्टेंटेनियस EMF इक्वल टू माइनस ये d फाई बाय क्या हो जाएगा आपका dt, इसका डिफरेंशियल कर लें तो माइनस d बाय dt ऑफ कितना होगा ये 2t³ प्लस 3t प्लस 4, करते हैं डिफरेंशियल, तो माइनस यहाँ से कितना बचेगा आपका 6t³, सॉरी डिफरेंस करेंगे तो 3 आ गया ना, 3 इंटू 2 6, और ये पावर कितनी रह गई 2 प्लस 3, और लास्ट वाला क्या हो गया आपका 0, तो जो फाइनली हमको EMF मिला 6t² प्लस 3। अब आपको कहाँ फाइंड करना है t इक्वल टू 0 पर, तो EMF कितना t इक्वल टू 0 पर जो आपका EMF है E इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट कर दें, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या 3, ये आ गया आपका 3, और t इक्वल टू 1 सेकंड रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 6 प्लस 3 कितना, EMF इक्वल टू 9, और t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू नेक्स्ट है
2 सेकंड। तो 2 पुट करेंगे यहाँ तो 4 और 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 3, सो E इज इक्वल टू 27। इस तरह से ये EMF हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये है EMF। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। आपको फ्लक्स गिवन कर रखा है phi इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 वेबर। नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं इन्होंने 100 और फाइंड बोला है टोटल इंड्यूस EMF और वैल्यू है t के अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं आपको, तो आपको इंड्यूस EMF इन अलग अलग टाइम में फाइंड करना है। देखो इतना सा डिफरेंस आया है कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा d phi बाय dt। नंबर ऑफ टर्न आप यहां रखें, देन जो d phi बाय dt है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क होगा जिसमें आपको EMF कैलकुलेट करना है और आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में गिवन करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसको इतने ही अच्छे लेवल पर बनाने की आज कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके आइडिया के लिए हमेशा वेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लेंज लॉ पर। ठीक है, चलते हैं। गुड लक, पढ़ते रहें, मस्त रहें।